अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स में हमारा लेक्चर नंबर 13 है। हमने देखा था कि हम अपना जो सेकंड चैप्टर है उसे डिस्कस कर रहे हैं। हीट एंड टेम्परेचर का चैप्टर था हमारा, जो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हीट एंड टेम्परेचर का जो चैप्टर था उसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। इसके लिए हमने डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया था कि एट्रैक्टिव फोर्स कब होगी, रिपल्सिव फोर्स कब होगी, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। उसके बाद हमने ग्राफ डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी और सेपरेशन के दरमियान के अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में सेपरेशन कितनी है, और अगर वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या एक दूसरे के करीब हैं तो वहाँ पर हमारे पास उनकी सेपरेशन जो होगी उनकी सेपरेशन पर डिपेंड करेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। लेट्स सपोज ये जो इनके दरमियान की सेपरेशन है ये आर है हमारे पास। तो हमने देखा था कि आर जैसे जैसे ग्राफ में इंक्रीज हो रही थी आपको इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मिला था, जिसको हमने डिस्कस किया था दो केसेस में। जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल फिक्स हो तब क्या होगा, जब दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हो तब क्या होगा हमारे पास। तो ये हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी और वर्सेस सेपरेशन का जो ग्राफ था उसमें डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि जो फोर्स है उसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें सेपरेशन के लिए तो फिर हमें क्या ग्राफ मिलता है, ये भी हमने दो ग्राफ डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि जैसे ही जो एक मॉलिक्यूल है, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल जब आता था इस मॉलिक्यूल के पास, जो मॉलिक्यूल फिक्स था हमारे पास, तो ये इस पॉइंट से दूर चला जाता था। मतलब अपना जो ये वाला पॉइंट था इसका, इस पॉइंट से दूर चला जाता था। यहाँ पर इसकी जो सेपरेशन है वो ज़्यादा हो जाती थी। तो जैसे ही सेपरेशन ज़्यादा हुई हमने कह दिया कि भाई यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं इन पर सेम चार्ज है। सेम चार्ज होने की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से रिपेल हो गए। डिस्टेंस जो था, जो सेपरेशन थी इन दोनों के दरमियान वो ज़्यादा हो गई। तो ये जो था हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन ऑन और बाय एन आइडियल गैस। अब हमने जो आइडियल गैस है और जो रियल गैस है दोनों में डिफरेंस पड़ा हुआ है। इनकी प्रॉपर्टीज़ आपने स्टडी की हुई हैं। स्टार्ट में सबसे जो पहला हमारा टॉपिक था वो यही था कि आइडियल गैस में और रियल गैस में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। तो आइडियल गैस में और रियल गैस में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। हमारे पास जो डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका डिफरेंस लेते हैं। अब हमने क्या डिस्कस करना है कि वर्क डन आइडियल गैस के ऊपर, हमारे पास एक आइडियल गैस है और हम उसके ऊपर कोई वर्क कर रहे हैं। वर्क डन ऑन और बाय एन आइडियल गैस, वर्क डन जो हमारे पास होगा इस आइडियल गैस के ऊपर या इसकी वजह से अगर किसी दूसरी चीज़ पर वर्क डन हो रहा है तो हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, कब वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, इसको हम अपने आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क डन ऑन और बाय एन आइडियल गैस, इसमें भी हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ को और ग्राफ की मदद से हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन इसके जो चार केसेस हैं हमारे पास, जो मैं एंड में आपको बताऊंगी, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है इसमें वो ये है कि वर्क डन ऑन और बाय एन आइडियल गैस टेल अस अबाउट द एनर्जी ट्रांसफ़र एज वर्क। क्या मतलब हुआ इसका कि जो वर्क डन, जिस वर्क डन की हम बात कर रहे हैं, वो जो वर्क डन है हमारे पास बाय एन आइडियल गैस, वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, वो हमें बताता है टेल अस अबाउट द एनर्जी, एनर्जी के बारे में हमें बता रहा है जो ट्रांसफ़र हो रही है, किस सूरत में, वर्क डन की सूरत में ट्रांसफ़र हो रही है। डेफिनेटली जब हम किसी चीज़ पर वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो भी हमारे पास ट्रांसफ़र हो रही होती है। इसीलिए हम वर्क डन का जो यूनिट है वो भी जॉल लेते हैं और जो एनर्जी का यूनिट है वो भी हम सेम जॉल ही लेते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, यही जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर बताई है पहले पॉइंट में, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी कंसिडर एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। वी टेक द कंटेनर और अ सिलेंडर, जिसमें हम क्या लेंगे, कोई
भी कंटेनर ले लेते हैं या सिलेंडर ले लेते हैं जिसको हम फिल करेंगे किसके साथ, आइडियल गैस के साथ। रियल गैस नहीं है, यहाँ पर हमारे पास आइडियल गैस है। एंड ऑन द टॉप वी प्लेस अ पिस्टन, उसके ऊपर उस जो हमने सिलेंडर लिया है उसके ऊपर हमने पिस्टन रखा हुआ है। पिस्टन रखने के बाद हमने क्या किया, वो इंक्रीज द टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया ऑफ द गैस इन द सिलेंडर। अब हमने क्या किया कि हमारे पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर में हमने गैस को फिल किया। गैस को फिल करने के बाद हमने उस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन रख दिया। अब उस पिस्टन को जब हम उस गैस को हीटअप करेंगे, हीटअप करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और गैस जो होगी वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। जैसे आपको पता है कि गर्मियों में बहुत सारी जो मेटल्स है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, वो सारी चीज़ें एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा कि हमने जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, गैस का टेम्परेचर जो था वो हमने इंक्रीज़ कर दिया और गैस जो है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने कहा था कि हमारे पास एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर के ऊपर मैंने पिस्टन रख दिया, ये हमारे पास एक पिस्टन है। अब इस पिस्टन को हमने जब गैस को यहाँ पर फिल कर दिया, हमने इसको हीटअप किया। हीटअप करने के बाद हमने जब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो गैस क्या हुई, हमारे पास एक्सपेंड होना शुरू हो गई। ये जो गैस इसके अंदर थी ये एक्सपेंड होना शुरू हो गई। एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा, डेफिनेटली इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब है ये पिस्टन अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। जैसे ही इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेफिनेटली जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है तो वो एक्सपेंड होती है, वो फैलना स्टार्ट कर देती है, तो उसका वॉल्यूम जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इस केस में जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाला जो पिस्टन है ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या हुआ यहाँ पर कि पिस्टन ने वर्क नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो गैस थी वो जैसे ही एक्सपेंड हुई, इस गैस की वजह से वर्क डन हुआ। किसके ऊपर वर्क डन हुआ, इस पिस्टन के ऊपर, और इस पिस्टन ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई गैस ने, और गैस ने फोर्स लगाई जब हमने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, और जब इसने फोर्स लगाई तो इस पिस्टन ने अपवर्ड मूव किया, और मूव करने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट था वो अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हुआ। तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एज द गैस एक्सपेंड पिस्टन रेजिज अप, पिस्टन ने अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया। जब इसने अपवर्ड मूव करना शुरू किया तो इसका मतलब है कि यही जो पिस्टन है अपवर्ड मूव किया और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव किया। मतलब आपको बताया कि जो जी की डायरेक्शन होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो अगर ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है, पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है ये ग्रेविटी के उलट काम कर रहा है। गैस डज पॉजिटिव वर्क, इसका मतलब है गैस जो है उसने पॉजिटिव वर्क किया, किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। अब पॉजिटिव वर्क हमें कैसे मिला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पर देखें, ये आपके पास फोर्स आ जाएगी, एक मैंने कहा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एंगल आपके पास बनेगा एंगल आपके पास बनेगा 0 डिग्री का। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सेम डायरेक्शन में होगी तो एंगल हमारे पास कितना बनेगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एंगल हमारे पास बनेगा 0 डिग्री का। तो अगर एंगल हमारे पास 0 डिग्री है तो इसका मतलब है कि cos FD cos थीटा हमारे पास होता है वर्क डन का फार्मूला। FD cos थीटा में अगर आप 0 पुट करें तो आपको FD ही मिलेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन, वो अपवर्ड फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है किसकी वजह से, गैस की वजह से पिस्टन के ऊपर, बाय द आइडियल गैस इज ड्यू टू इट्स प्रेशर, क्योंकि जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया
वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब है वहां पर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर का क्या मतलब है कि वहां पर आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो रही है। मतलब एरिया में अगर हम यूनिट एरिया ले लें तो उस यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है वहां पर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो अब हमारे पास प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास पिस्टन था वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया। एंड द प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि जो हमारे पास प्रेशर होता है उसे हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया के लिहाज से। From the pressure formula we can find out the force। अब यहाँ से अगर मैं प्रेशर को डिफाइन कर सकती हूँ फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमने कह दिया कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ से इसी फार्मूले से फोर्स भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। और फोर्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? जो हमारे पास प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स हमारे पास पी ए के इक्वल आ जाएगा, मतलब पी और ए एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Also from the Newton third law, न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट, लेकिन ऑपोजिट है हमारे पास। बाय द गैस ऑन द पिस्टन, मतलब जो गैस एग्जर्ट कर रही है, प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है पिस्टन के ऊपर, उसी तरीके से जो पिस्टन होगा वो भी गैस के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब हुआ कि दोनों, ये अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कर दें तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा, जितनी ही फोर्स लग रही होगी गैस की वजह से पिस्टन के ऊपर, पिस्टन भी उतनी ही फोर्स लगाएगा गैस के ऊपर, लेकिन क्योंकि एक अपवर्ड होगा और एक हमारे पास डाउनवर्ड होगा तो दोनों की डायरेक्शन हमारे पास उलट है, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हम जब अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें भी हम नेगेटिव साइन को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमने न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कह दिया कि एक्शन एंड रिएक्शन हमारे पास इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है, उस वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया। तो हम प्रेशर फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं, प्रेशर फार्मूला से ही हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी को यूज करेंगे हम फाइंड आउट करने के लिए। तो अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इस टॉपिक में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है कि जो वर्क डन हमारे पास होता है वो एफ डॉट डी के इक्वल होता है। मतलब जनरल जब हम बात करते हैं वर्क डन की, डब्ल्यू हमारे पास आ जाता है एफ डॉट डी के इक्वल। तो जब हमारे पास वर्क डन एफ डॉट डी के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि डी डब्ल्यू, अगर मैं छोटा सा उसका पार्ट ले लूँ, उसके लिए वर्क डन फाइंड आउट करूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स आ जाएगा मेरे पास। मतलब यहाँ पर जो एफ है ये रेप्रेजेंट कर रही है फोर्स को, डी एक्स रेप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, स्मॉल पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को, और डी डब्ल्यू हमारे पास स्मॉल वर्क डन को रेप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूँ और टोटल के लिए फाइंड आउट करूँ वर्क डन, मतलब जितना हमारे पास पिस्टन जो है अपवर्ड मूव किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितना वो टोटल अपवर्ड मूव किया है उसमें जो टोटल वर्क डन आया है वो इंटीग्रेशन हम लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एफ डॉट डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो प्रेशर हमारे पास आ जाएगी फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया है पीछे कि हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स को फाइंड आउट करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास पी ए के इक्वल, मतलब एफ जो है वो पी ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी इक्वेशन को जो मैंने 4 में फाइंड आउट की है इसे मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 2 के अंदर। फोर्स की जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, फैक्टर लिखा हुआ है, इसमें मैं पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन पी ए डी एक्स। और यहाँ पर जो हमारे पास डेरिवेटिव था ये इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला हमारे पास इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर मेरे पास जो टोटल इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 6, वो आ गई W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन पी ए डी एक्स। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि मैंने पीछे कहीं माइनस नहीं लगाया, लेकिन फाइनल आंसर में मैंने माइनस लगा दिया। क्यों लगाया माइनस? क्योंकि मैंने रीज़न अभी आपको पीछे बता दी कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल है बट ऑपोजिट है, इसलिए मैंने टोटल के साथ जो टोटल वर्क डन फाइंड आउट किया उसके साथ मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर
इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। dx जो हमारे पास होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ADX हमारे पास क्या है, हम वॉल्यूम की डेफिनेशन करते हैं कि हमारे पास हाइट, विड्थ, लेंथ, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वॉल्यूम मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया में दो चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, क्योंकि एरिया हमारे पास हमेशा 2 डायमेंशन होता है। तो थर्ड जो चीज़ है वो हमें ये मिल गई है dx। तो ADX जो हमारे पास होगा वो dv के इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर dx है इसलिए मैंने यहाँ पर dv यूज़ किया है। अगर यहाँ पर ax होता तो मैं जस्ट सिंपल वॉल्यूम यूज़ करती, dv यूज़ ना करती। तो इसी वैल्यू को, ये जो हमारे पास इक्वेशन 6 आई है, इसे मैं पुट कर देती हूँ 7 वाली इक्वेशन को पुट कर देती हूँ 6 के अंदर, तो मुझे मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 8, जिसमें मेरे पास वर्क डन आएगा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन P dv। मतलब यहाँ से P का प्रेशर जो था हमारे पास ये एज इट इज आ गया इस इक्वेशन में, लेकिन ADX जो था हमारे पास ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, टोटल वॉल्यूम हमें बता रहा है, तो dv आ जाएगा मेरे पास। अब ये जो हमारी कैलकुलेशन थी ये जनरल वर्क डन के लिए थी। जब हमने एक गैस सिलेंडर लिया और गैस सिलेंडर में से जब हमने उसे हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ, फोर्स एक्सर्ट हुई पिस्टन के ऊपर गैस की वजह से, तो जो पिस्टन था अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास जो वर्क डन था वो पॉजिटिव आ गया एक्शन, और रिएक्शन की वजह से जो हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया है वो आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि dx रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। ये मैंने आपको बता दिया कि dx डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, ये तो केस था हमारे पास जब हमने प्रोवाइड किया टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। अगर इसी टेम्परेचर को हम कम करना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इफ वी कूल डाउन द गैस, अब हम गैस को ठंडा कर रहे हैं। मतलब वही जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया था अगर हम उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू कर दें तो गैस एक्सपेंड होने की बजाय क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर देन गैस विल कॉन्ट्रैक्ट, गैस क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। वी कैन से इफ द गैस एक्सपेंड, अगर गैस एक्सपेंड होती है तो डेफिनेटली वो ज्यादा वॉल्यूम को अपने अंदर लेगी, तो dv क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि dv हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, एंड w विल बी नेगेटिव, और w जो हो वर्क डन जो होगा वो टोटल वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने देखा जब हमने गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो dv पॉजिटिव था हमारे पास, क्योंकि गैस जो थी वो एक्सपेंड हो रही थी, लेकिन जो हमारे पास एक्शन और रिएक्शन था वो इक्वल था, ऑपोजिट था, उसकी वजह से वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आया। और वर्क डन में जो F और D था वो भी हमने कहा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बट इफ द गैस कंप्रेस्ड, अगर हम गैस को कंप्रेस करें, कंप्रेस कब होगी, जब हम उसे कूल डाउन कर रहे हैं, मतलब उसका टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, देन dV इज नेगेटिव, जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो गैस हमारे पास कूल डाउन होगी, मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब कम होना शुरू हो गया तो dV हमारे पास नेगेटिव आएगा, एंड द वर्क डन ऑन द गैस इज पॉजिटिव, जो वर्क डन होगा वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपको इस डिस्कशन से पता चल रहा होगा कि जब हमने गैस को कंप्रेस किया था तब हमारे पास, और जब हमने गैस को एक्सपेंड किया था, दोनों केस जो हैं वो एक दूसरे का उलट है। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि हमने PV डायग्राम ड्रॉ करनी है। PV डायग्राम का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हमने एक डायग्राम ड्रॉ करनी है जो हमें बताएगी टोटल वर्क डन के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमने गैस का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ये पॉजिटिव है। फिर हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दिया, वॉल्यूम जो था वो कम हो गया, हमारे पास नेगेटिव हो गया, तो प्रेशर भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो पिस्टन है वो वापस नीचे की तरफ मूव करेगा। मतलब अब जो है कूलिंग के प्रोसेस में पिस्टन वर्क कर रहा है गैस के ऊपर। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम को और प्रेशर को। तो वॉल्यूम जो है ये मैंने x एक्सिस पर लिया हुआ है और जो प्रेशर है ये मैंने y एक्सिस पर लिया हुआ है। तो जब हमने ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका जो हमारे पास ग्राफ होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है।
कि प्रेशर हमारे पास आ गया y एक्सिस पर और वॉल्यूम हमारे पास आ गया x एक्सिस पर। अब यहाँ पर देखें कि ये जो कर्व है हमारे पास इस तरीके से आ रही है, ये कर्व, इसमें मैं 2 पॉइंट ले लेती हूँ, इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर वॉल्यूम। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम पर हमारे पास वॉल्यूम की जो वैल्यू थी वो कम थी, लेकिन जैसे जैसे हम मूव करते गए वॉल्यूम जो था हमारे पास ज़्यादा होता गया। और यहाँ से देखें इनिशियल पॉइंट पर प्रेशर जो था वो कम था, लेकिन वॉल्यूम जैसे ही ज़्यादा हुआ, Vf ज़्यादा हुआ, हमारे पास प्रेशर भी ज़्यादा हो गया, y एक्सिस पर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब हमें इस केस में इस ग्राफ से हमें वर्क डन कैसे मिलेगा? वर्क डन हमें बताता है उस एरिया के बारे में, मतलब ये जो कर्व है हमारे पास, जो हमने इनिशियल पॉइंट लिया है और जो फाइनल पॉइंट लिया है, अगर यहाँ से हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करके ये जो शेडेड रीजन है हमारे पास, ये हमें बताएगा टोटल वर्क डन के बारे में। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे? आप देखेंगे कि कौन सी शेप बन रही है हमारे पास, रेक्टेंगल बन रही है, ट्राइंगल बन रही है, उसके एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो शेडेड रीजन का एरिया होगा, यही एरिया इक्वल होगा इस टोटल वर्क डन के। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशन है कि अगर Vf ज्यादा होगा Vi से तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होगा, लेकिन अगर Vf हमारे पास कम है Vi से तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। इसी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अ ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज नोन एज द PV डायग्राम। ये जनरल ग्राफ है हमारे पास, इसके ऊपर मैंने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की कि प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये वर्क डन के लिए जनरल ग्राफ है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि PV डायग्राम करें, डायग्राम ड्रॉ करें फॉर दी वर्क डन, तो आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। लेकिन अगर वो आपको कहे कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट केसेस में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन ऑन द गैस इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। ये मैंने अभी आपको बताया, जो वर्क डन होगा ये एरिया अंडर द कर्व होगा। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो शेप से फाइंड आउट करेंगे आप। इन दिस केस द साइन ऑफ द वर्क डन इज डिटरमाइंड इस Vf से और Vi से फाइंड आउट करेंगे। कैसे पता चलेगा हमें? अगर Vf ग्रेटर देन है Vi से या Vi ग्रेटर देन है Vf से, तो इन दोनों केसेस में हमें पता चलेगा कौन सा वर्क डन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर आपका Vf ग्रेटर देन हो Vi से वर्क डन नेगेटिव होगा, Vf लेस देन हो Vi से तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा हमारे पास। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब हम एक केस कंसीडर करेंगे। जैसे हमने लिया था जनरल, अब ये हमने एग्जांपल ली थी पीछे कि हमारे पास एक गैस सिलेंडर है और उस गैस सिलेंडर में हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और वॉल्यूम को हमने इंक्रीज किया, तो हमारे पास क्या आया? जब हमने टेम्परेचर को कम किया तो हमारे पास क्या वैल्यू हुई, क्या ग्राफ आया? तो अब हम ले रहे हैं एक स्पेसिफिक केस, जिसमें हम लेंगे आइडियल गैस को ऑफ द इनिशियल कंडीशन जिसकी है Vi, एंड Pi जो है ये इसका इनिशियल प्रेशर है पॉइंट A के ऊपर, टू द फाइनल कंडीशन Pf एंड द Vf, और जो पॉइंट है हमारे पास D है। मतलब क्या हुआ कि मैं एक ऐसा केस ले रही हूँ जिसमें मैंने क्या किया है कि जो गैस सिलेंडर है उसमें मैंने उसकी इनिशियल कंडीशन को नोट कर लिया कि प्रेशर Pi कितना था, वॉल्यूम Vi कितना था, किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट A के ऊपर। फिर मैंने उसको टेम्परेचर दिया, या मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, या मैंने उसका टेम्परेचर कम किया, तो उस कंडीशन में जो गैस थी वो अपनी फाइनल स्टेट की तरफ मूव की। मतलब डेफिनेटली उसमें चेंजिंग आएंगी, जैसे ही हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वो अपनी फाइनल स्टेट की तरफ मूव करना शुरू कर दी। जो गैस की फाइनल स्टेट हमारे पास आई उसमें प्रेशर हमने कहा कि Pf है और वॉल्यूम हमने कहा Vf है, और इस पॉइंट को हमने कहा ये D है। ये अभी मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देयर आर मैनी डिफरेंट पाथ। अब A से D तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे पाथ होंगे। अब मैंने कंसीडर किया यहाँ पर 2 पाथ। जैसे अगर आप घर से जाना हो आपने, या घर से आपने आना हो, यूनिवर्सिटी आना हो, तो आपके पास बहुत सारे पाथ होते हैं। घर जो आपका होगा वो इनिशियल पॉइंट होगा और जो यूनिवर्सिटी होगी ये आपका फाइनल पॉइंट होगा। लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे कि मैं इधर से भी जा सकता हूँ, इधर से भी जा सकता हूँ। लेकिन आप कौन सा रास्ता लेंगे? आप वो रास्ता लेंगे जहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मतलब आप जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पाथ को डिस्कस किया है, ABD को भी और ACD को भी। वी फर्स्ट इंक्रीज द प्रेशर। हमने क्या किया? मैंने कहा था हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे कि हमने यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज किया ऑफ एन आइडियल गैस, लेकिन इस
केस में हमने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा उसकी इनिशियल कंडीशन पर ही। दिस प्रोसेस शोन एज ए बी इन द ग्राफ। अब मैंने ग्राफ शो किया हुआ है, उसमें आपको ये प्रोसेस नजर आ रहा होगा कि उस प्रोसेस में हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देन वी फॉलो द पाथ बी डी। फिर हम बात करेंगे बी डी की, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। फिर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो अब जो होगा वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स नहीं रहेगा, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा वी आई से वी एफ की तरफ। बट इन दिस केस प्रेशर विल बी कांस्टेंट। जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज किया, लेकिन हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। वी आर टू फाइंड द वर्क डन अलोंग द पाथ 1 एंड अलोंग द पाथ 2 फॉर द पाथ एट विच द वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पाथ जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो वहां पर वर्क डन होगा ही नहीं, वर्क डन हमेशा 0 होगा। कोई भी ऐसा केस जिसमें आपको कहा जाए कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप वहां पर कहेंगे कि वर्क डन 0 होगा। इसको हम प्रूव करेंगे अभी कि किस तरीके से वर्क डन हमारे पास 0 होगा। इस डायग्राम को समझते हैं पहले अच्छे तरीके से कि यहाँ पर मैंने कहा था कि मुझे ए से किसी पॉइंट डी तक जाने के लिए मैंने 2 रास्ते लिए, या तो मैं ए से बी की तरफ जाऊं, फिर बी से डी की तरफ जाऊं, या मैं क्या करूं ए से सी की तरफ आऊं पहले, फिर सी से मैं आऊं डी की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पर 2 रास्ते हो गए कि मैं इन दोनों रास्तों से अपने फाइनल पॉइंट डी तक जा सकती हूँ। अब ए से बी को अंडरस्टैंड करें पहले। ए से बी को मैंने नाम दिया हुआ है पाथ 1 का। ए से बी तक आपको नजर आ रहा होगा कि वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट रहा है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इनिशियल पर इसकी फिक्स्ड वैल्यू है वी आई, यहाँ पर वर्टिकल जा रहा है। प्रेशर चेंज हो रहा है हमारे पास पी आई से पी एफ, लेकिन इस केस में ए से बी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। इसी तरीके से जब बी से डी की तरफ मूव किए हैं, बी से डी की तरफ कंडीशन गई है आइडियल गैस की, तो बी से डी की तरफ हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारे पास प्रेशर फिक्स है, पी एफ पर वैल्यू है हमारी। इसी तरीके से जब मैं जाऊंगी, एरो की डायरेक्शन का आपने ख्याल करना है, क्योंकि मैं डी से वापस नहीं आ रही। हम 2 पाथ को कंसीडर कर रहे हैं, ए बी डी और ए सी डी। अब मुझे डिस्कस करना है सेकंड पाथ ए सी। ए सी में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इनिशियल प्रेशर है हमारे पास। सी से डी तक हमारे पास वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन प्रेशर हमारे पास चेंज हो रहा है। तो अब मैं सबका वर्क डन फाइंड आउट करूंगी। पहले पाथ 1 को डिस्कस करते हैं। पाथ 1 का वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए मुझे ए बी का वर्क डन चाहिए और बी डी का वर्क डन चाहिए। ए से बी तक आपको पता चल रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम है हमारे पास, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमने पीछे बात की कि वर्क डन 0 होगा हमारे पास, तो मैं इसे 0 पुट कर देती हूँ। बी डी आ जाएगा हमारे पास। बी डी में हमारे पास क्या आएगा कि वर्क डन, हमने पीछे प्रूव किया कि वर्क डन जो था वो माइनस के इक्वल था और पी डी वी के इक्वल था, तो मैंने इंटीग्रेशन ले लिया। यहाँ पर प्रेशर क्या है, यहाँ पर बी से डी तक आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास फाइनल प्रेशर है, इनिशियल नहीं है, तो मैंने यहाँ पर फाइनल प्रेशर ले लिया। बी से डी तक आपका जो ये वॉल्यूम है ये चेंज हो रहा है, तो मैंने इसलिए लिमिट पुट कर दी इधर वी आई से वी एफ की तरफ। तो ये मेरे पास आ गया वी एफ माइनस वी आई, वर्क डन हमारे पास आ गया पाथ 1 के लिए। इसी तरीके से मैंने पाथ 2 के लिए फाइंड आउट करना है। पार्ट 2 के लिए ए सी प्लस सी डी आ जाएगा। ए सी पर आप फाइंड आउट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, लेकिन सी डी पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मेरे पास वर्क डन 0 आएगा। इसी को मैंने आगे मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास जो सी डी है इस पर वर्क डन 0 आ गया क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था। लेकिन जो 2 वाला हमारे पास वर्क डन है वो ए सी के भी इक्वल है। ए सी हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला हमने ड्रॉ किया पी डी वी आ जाएगा। प्रेशर आपने देखा था हमारे पास ए सी पर पी आई था, और डी वी हम फाइनल जो हमारे पास होगा लिमिट पुट कर देंगे, माइनस पी आई वी एफ माइनस पी आई वी आई हमारे पास आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप इक्वेशन 14 को और इक्वेशन 20 को कंपेयर करें, आपको पता चल रहा होगा कि वर्क डन इक्वल नहीं है वर्क डन 2 के। 1 का जो वर्क डन है वो 2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर पी एफ है और यहाँ पर आपके पास पी आई है, तो वर्क डन इक्वल नहीं है। 1 का वर्क डन इक्वल नहीं है 2 के वर्क डन के। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि अगर वर्क डन इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं कि वर्क डन क्या है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारे पास वर्क डन।
तो जब वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हम यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं अपनी डिस्कशन से कि फ्रॉम दिस डेरिवेशन वी कैन कंक्लूड दैट in this case as the work done for the path 1 is not equal to the work done for the path 2, मतलब जो वर्क डन है वो पाथ 1 के लिए इक्वल नहीं है जो पाथ 2 के लिए हमारे पास आया है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। दिस शोज दैट वर्क डन इन दिस केस विल डिपेंड ऑन द पाथ। तो जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पाथ के ऊपर। तो ये हमारी जनरल डिस्कशन थी आज के टॉपिक की। जो हमारे पास इसके डिफरेंट केसेस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। We can perform the variety of the operation on the gas and can evaluate the work done in each case। हर केस में हम फाइंड आउट करेंगे वर्क डन को। कौन कौन से केसेस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वर्क डन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क डन एट द कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, वर्क डन इन थर्मल आइसोलेशन। कि हम इन चारों केसेस को जब बारी बारी डिस्कस करेंगे तो हमारे पास वर्क डन क्या आएगा। तो ये हम चारों केसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर था हमारा वो वर्क डन ऑन और बाय एन आइडियल गैस पर था, जिसको हमने हाफ डिस्कस किया है। इसी का जो हाफ पार्ट है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।